सकुशल होंगे और स्टूडेंट साथी के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे होंगे। कहते हैं ना दोस्तों कि चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ लो उसके पास है, रुक गया घबरा के वो जिंदा नहीं लाश है, खनक दृष्टि बीस भरे हैं फेंक बंधन चूड़ियाँ, तय होने को ही बनी है जगत में सब दूरियाँ। तो साथियों, आप हमारे साथ चलते रहिए कदम ताल मिला करके, हम सब हर दूरी को तय करेंगे और पूरी लगन और निष्ठा के साथ। आते हैं दोस्तों एक सवाल पे जो बहुत ही रिमार्केबल सवाल है, बीपीएससी जिसको अक्सर पूछता रहता है। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई है, आप इसकी प्रासंगिकता को इसको भी इसके अंदर देखेंगे। और ये मौर्य कला क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक ब्यूरोक्रेट्स को एक तो सबसे पहले जुबान पे होना चाहिए। आप जितना भी सिलेबस है आपका कला और संस्कृति का, आपकी जुबान पे होना चाहिए। और आपको ये जानना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, कला की क्यों ज़रूरत है, इस सॉफ्ट पावर की क्यों ज़रूरत है, जो इंडिया का पावर है वो क्यों ज़रूरत है इसकी। तो आपको जानना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए इसकी क्या ज़रूरत है। तो इंडिया की ताकत है और इंडिया की पहचान है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हम आते हैं कला पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो कला है, कला वो आप देखेंगे ये कल अच और डा प्रत्यय से मिलकर बना है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शोभा, शोभा, ठीक है। अलंकरण, अलंकृत, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आप कला को देखिए, हमारे दोस्तों कला का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा, अलंकृत, ठीक है। ये मानव मस्तिष्क और आत्मा के उच्चतम भावों की अभिव्यक्ति है। आपको पता होना चाहिए कला क्या है, ये मानव मस्तिष्क और उच्चतम भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकसित होती गई है, कला भी विकसित होता गया है। आप देखेंगे कि जो कला है, कला वो आप देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आप देखेंगे कि भावनात्मकता है। ये इसके अंदर इसकी एक विशेषता क्या है, इसके अंदर भावनात्मकता है। ये आप कला का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे उसके अंदर धार्मिकता है। हमारी इंडियन कला के बारे में, हमारी इंडियन कला की ये विशेषताएं हैं। उसके अंदर धार्मिकता है, उसके अंदर अनामता है। कलाकारों ने स्वांतः सुखाय कला का सृजन किया है, अपनी आत्मा की शांति के लिए किया है। तुलसीदास से भी पूछा गया था कि आप रामचरितमानस क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, इसका बड़ा ही सारगर्भित जवाब दिया। उन्हें कहा कि मैं स्वांतः सुखाय लिख रहा हूँ, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए लिख रहा हूँ। तो कला कुछ ऐसी ही चीज़ होती है, ठीक है। हमारे कलाकारों ने अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने अपनी शांति के लिए कला का सृजन किया और अपने नाम को वहाँ से हटा लिया। आप देख सकते हैं कि कला हमारे यहाँ किस मानवता के किस शिखर पर गढ़ी गई है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर आप देखेंगे कि पारंपरिकता भी है हमारे अंदर, हमारी संस्कृति का खजाना इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारी संस्कृति का खजाना छुपा हुआ। अब बात करें कि बड़ा दो चीज़ें और आप देखेंगे इसके अंदर दोस्तों, पारंपरिकता तो है ही, भावनात्मकता और हाँ प्रतीकात्मकता। प्रतीकों के जरिए बहुत सारी चीज़ें कहने की, प्रतीकों के जरिए हमारी कला में प्रतीकात्मकता है। आप एक फिगर को देख लीजिए, उससे आप सब कुछ बयां कर, उस कालखंड की आप किसी एक फिगर को देख लीजिए, वो फिगर को देख करके उस वस्तु स्थिति का, उस परिस्थिति का, तत्कालीन परिस्थिति का आप आकलन कर सकते हैं कि वो तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक परिवेश कैसा रहा होगा, उनका चिंतन मनन कैसा रहा होगा। तो आप एक कला के माध्यम से इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमारी कला के अंदर ये 5 चीज़ें आपको देखने की जरूर मिलेंगी। उनके अंदर भावनात्मकता है, धार्मिकता है, अनामता है। हमारे कलाकारों ने नाम देने की कोशिश हरगिज़ नहीं की है, वो अपनी आत्मा की शांति के लिए लिखा है। उनके अंदर पारंपरिकता भी मिलेगी और प्रतीकात्मकता भी मिलेगी, ठीक है। और आप देखते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मैं ये देखता हूँ, आप देखेंगे कि
आपने दो शब्द सुना होगा, सभ्यता और संस्कृति। आप इसको भी जान लेना चाहिए, जब आप कला को पढ़ रहे हो तो ये जान लेना चाहिए कि सभ्यता क्या चीज़ है और संस्कृति क्या चीज़ है। थोड़ी सी जान लेना चाहिए संस्कृति, ठीक है, और सभ्यता, ठीक है। तो देखिए, संस्कृति अगर हमारी आत्मा है तो सभ्यता मनुष्य है। अगर हम संस्कृति की तुलना आत्मा से करें तो सभ्यता आप मनुष्य है, ठीक है। इसका संबंध बाहरी परिवेश से है, ठीक है। इसका संबंध भौतिक परिवेश से है, भौतिक पक्ष से है। अगर ये फूलों की खुशबू है, सुगंध है, ये सुगंध है, तो आप देखेंगे ये फूल है, ठीक है। तो जो आपका कला पक्ष है वो इसके अंतर्गत आता है। ये सॉफ्ट पावर है हमारा, ये हमारा सॉफ्ट पावर है, और ये हमारा हार्ड पावर है, ठीक है, हार्ड पावर है। अगर हमारा सॉफ्ट पावर अच्छा रहेगा तो स्वतः हमारा हार्ड पावर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कला हमारा सॉफ्ट पावर है दोस्तों। ये हम जितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये हमारा ये कला जो है ये हमारा सॉफ्ट पावर है, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या फ़र्क है, और देखेंगे जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकसित होती गई है, ठीक है, और हमारी सभ्यता विकसित होती गई है, जैसे जैसे हमारी संस्कृति भी विकसित हो गई है, ठीक है। आप देखेंगे एक दौर था कि कला, देखिए मैंने इसमें कहा कि कला क्या, ये मौर्य कला क्यों इतना विकसित हुआ है, ठीक है। मौर्य कला को आप देखेंगे दोस्तों, ये क्यों मतलब कला विकास के क्रम में एक पत्थर की लकीर साबित होती है, क्योंकि यही एक समय आता है मौर्य काल जहाँ से कला एक अस्थायित्व मोड़ लेता है, ठीक है। निरंतरता कला में विकसित हुई। इसके पीछे जितनी भी कलाएं थी वो मिट्टी के घास फूस पर बनाए जाते थे, ठीक है। उनका अस्तित्व नहीं था, उनमें अस्थायित्व था। इस मोड़ पर आकर के, इस युग में आकर के कला एक अस्थायित्व रूप लेता है, ठीक है। और देखिए मैंने इसमें लिखा भी है, इस प्रश्न के अंदर आप ये पाएंगे इस उत्तर के अंदर कि ये आगे कला विकास के क्रम में मौर्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ किस संदर्भ में, जहाँ पर पत्थरों के जरिए कला प्रदर्शन को निरंतरता एवं अस्थायित्व प्राप्त हुआ। इसके पहले ये विशेषताएं देखने को नहीं मिलती थी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कला को इन महान राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त हुआ, जिससे राजकीय उत्कर्ष को भी प्राप्त करने में ये कला सफल हो पाई, ठीक है। अब देखिए इस कला को दो भागों में आप बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। एक जो थी वो राजकीय संरक्षण के अंतर्गत चल रही थी, ठीक है, उसको हमारी बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, वो राजकीय राज दरबार में विकसित हो रही थी, और इसके समानांतर लोक कलाएं भी विकसित हो रही थी। इसलिए इसको दो भागों में हम लोग बांट कर अध्ययन करेंगे। एक तो राजकीय कला के अंतर्गत राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार, इस तरह की। वैसे कला के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखें तो वस्त्र निर्माण भी एक कला था, साहित्य सबसे सूक्ष्म कला है, लेकिन उतना विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे। इसके माध्यम से हम लोग राजकीय कला को देखने की कोशिश करेंगे, और इसके समानांतर जो लोक स्तर पर, ठीक है, लोक स्तर पर भी कलाएं विकसित हो रही थी, तो उसको लोक कला के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। राजकीय कला के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों ये राजप्रसाद, ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में एक वीडियो के माध्यम से भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि ये इन चीज़ों को हम लोग एक फिगर के रूप में मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, एक इमेज के स्तर पर भी देख सकें, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके और इसको हमारी चेतना का हिस्सा बन सके, इसको हम उसका उस स्तर पे मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। तो आप देखिए राजभवन देखिए ये इसने इस स्तर पर आकर के हमारी कला कितना विराट रूप ले लेती है, ठीक है। हमारी सोच किस स्तर तक विकसित हो जाता है। ये राजप्रसाद अपने आप में कितना अद्वितीय है, जो बनाया गया था, लकड़ी का बनाया गया था। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप देखिए इसके अंदर यहीं हम जहाँ पे खड़े हैं, बस इसी महज इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सभा भवन स्थित था, ठीक है। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम उस धरती पे खड़े हैं जहाँ राजप्रसाद आज से मौर्य काल में इतना विराट रूप में राजप्रसाद बना था। जाहिर है ये हमारे इतिहास को आप देखेंगे दोस्तों। एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा कि जो आपका अतीत होता है, अतीत ये किन चीज़ों, अतीत
का हमें अध्ययन करना, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम अतीत के अंतर्गत कर रहे हैं। हमारा अतीत बहुत ही गौरवशाली है। इसके अंतर्गत हमारी कला है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारा एक पूरा संसार छुपा हुआ है। हमारी भाषा है, संस्कृति है और हमारा रीति रिवाज है। इसके अंतर्गत सॉरी दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारा हम इसके अंतर्गत हमारा रीति रिवाज है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे हमारी पूरी हमारा विश्वास है, हमारा पूरा विश्वास है इसके अंतर्गत, हमारा धर्म है इसके अंतर्गत। तो जब भी आपका देखिए वर्तमान दिग्भ्रमित होता है, ठीक है, आपका जब वर्तमान देखिए दिग्भ्रमित होता है, जब भी आपका आप देखिए यहाँ कि आपका जब भी वर्तमान दिग्भ्रमित होता है, आप जब वर्तमान से दिग्भ्रमित होते हैं, ठीक है, आप वर्तमान से भटकते हैं, तो यही अतीत आपका मार्गदर्शन करता है। यही अतीत आपका मार्गदर्शन करता है। ठीक है। जब वर्तमान जैसे चंद्रगुप्त जो आप लिखा गया है, जैसे शंकर प्रसाद ने जो चंद्रगुप्त लिखा है, उसके माध्यम से यही तो दिखाने की कोशिश की है कि जब जब हमारा वर्तमान दिग्भ्रमित हुआ है, हमारा अतीत उसका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा अतीत इतना गौरवशाली है, ये भाषा कलात्मक स्तर पे, भाषाई स्तर पर हमारा सॉफ्ट पावर इतना स्ट्रांग है कि जब जब हमारा हार्डवेयर बिगड़ा है, इस सॉफ्ट पावर ने हमारा मार्गदर्शन किया है। आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा सॉफ्ट पावर बहुत ही गौरवशाली है। उसी सॉफ्ट पावर का दोस्तों एक प्रदर्शन आपके सामने है। ये उसी सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा आप देख सकते हैं। कितना चमत्कार है इसके अंदर, कितना गौरवशाली है, और ये कितना भव्यता से जिसकी प्रशंसा एरियन फयान और एरियन जैसे इतिहासकारों ने भी पूरे विश्व भर में इसकी प्रशंसा की है। जब उन्होंने यात्रा के दौरान उन्होंने पाया था और इसकी संरचना को देखा था, तो उन्होंने इसको इस रूप में वर्णन किया था। स्तंभ को भी देख सकते हैं दोस्तों। ये स्तंभ देखिए आप, स्तंभ ये भी अपने आप में एक बहुत चमत्कार और अद्भुत और आश्चर्य से भरा हुआ है। ठीक है, स्तंभ के मान देखिए, आप देखेंगे दो तरह का स्तंभ है। आप एक ईरानियन स्तंभ है और एक स्तंभ हमारा अपना अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो ईरानियन स्तंभ में दोस्तों, ईरानियन स्तंभ में एक अशोक स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ बताने से पहले आप थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करें कि कितना अंतर है अशोक स्तंभ है और एक आपका ईरानी स्तंभ है। ठीक है, ईरानी स्तंभ। तो ये जो अशोक स्तंभ है, ये खुले आसमानों पे है। ये इसका आप देखेंगे, ये खुले आसमानों पे है। ठीक है, ये खुले आसमानों में है इसका निर्माण। और यहाँ पर देखेंगे दोनों में अंतर है। हमारा बहुत मौलिक है, इनसे काफ़ी भिन्न है। और ये सभा भवनों के अंतर्गत बना हुआ है। सभा भवन, प्रशासनिक भवनों के अंदर ये इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, सभा भवनों के अंदर इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इनका निर्माण इसका देखेंगे। ये इसके अशोक ने क्या किया है कि इस अपने स्तंभों के जरिए जनता से जुड़ने का प्रयास किया है, धर्म प्रचार किया है। इन्होंने अपनी बातों को और जो धर्म का जो प्रचार है, इसने जनता तक पहुंचाया है। और इसका जो वो स्तंभों के जरिए, ठीक है, अपनी अशोक ने अपनी बातों को और धर्म नीति को जनता तक स्तंभों के जरिए पहुंचाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ईरानी कला में ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पर जो राजकीय निर्देश है, वो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए इनका निर्माण किया गया है। दोनों में कितना अंतर है आप देखिए। ठीक है, फिर आप देखेंगे जो अशोक स्तंभ है, आप इसका अंतर देखेंगे। ये क्या है, ये आधार पर निर्मित नहीं है, इसका अपना आधार नहीं है। ठीक है, ये खुद ये ऊपर से नीचे पतला होता चला गया है। ये आधार पर निर्मित नहीं है, लेकिन ये चबूतरों पर निर्मित नहीं है। लेकिन ये देखेंगे, ये चबूतरों पर निर्मित है। इसका अपना आधार नहीं है, अपना इसका
आधार नहीं है, ठीक है, इसमें आधार का निर्माण नहीं किया गया, लेकिन ये चबूतरों पर निर्मित है, ठीक है, ये चबूतरों पर निर्मित है। और फिर आप देखेंगे इसके अंतर्गत कि हाँ, ये ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की ओर, हाँ, ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये पतला होता चला गया है। आप देख लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर पतला होता चला गया है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये इसमें क्या है, ये नीचे से ऊपर की ओर एक समान है, ये एक समान है, इसमें उतनी खूबसूरती नहीं है, एक समान है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, आप देखिए आपके सामने है, इसके शीर्ष पर देखिए, इसके शीर्ष पर जानवरों की आकृति है, इसके शीर्ष पर क्या है, जानवर हैं, जानवरों की आकृति है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने प्रकृति से भी जुड़ने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पर इनके शीर्ष पर मनुष्य की आकृति है, मनुष्य की आकृति है, ठीक है। तो ये अंतर है। आप देख सकते हैं कि हमारा अशोक स्तंभ, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमने ईरानी स्तंभ का नकल किया है, हमारा अपना मौलिक है, व्यवहारिक है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो आपने स्तंभ को देखा कि हम ईरानी स्तंभ से किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। ये देखिए तना, इसका दो भाग है, एक इसका तना पक्ष, ये आप देख सकते हैं, और ऊपर देख सकते हैं कि एक यहाँ मेखला है, और कैसे जो कमल, उल्टा कमल है, और चौकी है, उसके ऊपर फिर जानवर है, देख सकते हैं आप स्तंभ में। तो यही चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। आप देखिए, अगर आकृति को देखकर भी लिख सकते हैं आप। एक ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, आपको कैसे होना है, किस तरीके, मैंने आपको आंसर राइटिंग मैंने दिखाया था कि किस तरीके से होना है आपको। तो आपका मूल्यांकन क्षमता, अवलोकन क्षमता इतनी विकसित होनी चाहिए कि आप चीज़ों को देख करके उसको अभिव्यक्त कर सकें। तो आप फिगर देखकर भी तो कोई रटने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप फिगर देखकर भी अपनी चेतना का स्तर पर उसको भाषाई अंदाज दे सकते हैं। यही तो हमारी कला है ब्यूरोक्रेट्स की। तो आप देखिए फिगर देखिए, और फिगर को ही यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक है। और मेखला है, उल्टा कमल है, चौकी और सबसे ऊपर पशु आकृतियाँ निर्मित है। ऐसे ही एक आकृति आप सारनाथ स्तंभ में देख सकते हैं, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह प्रदान किया है, ठीक है। अब देखिए एक स्तूप को हम देखते हैं। स्तूप निर्माण परंपरा का भी यहाँ पर व्यवस्थित विकास देखने को मिलता है, और यह स्तूप के बारे में सारा समझने की कोशिश करेंगे कि स्तूप का मतलब क्या होता है, ठीक है। दोस्तों स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, ठीक है, कोई चीज़ ढेर। स्तूप का मतलब ही होता है ढेर, ठीक है। अब ये स्तूप चार तरह का है। इसमें क्या होता है कि स्तूप का मतलब क्या है कि अशोक का जो समाधि स्थल है ये, ठीक है, ये समाधि स्थल है, जहाँ ये बुद्ध का समाधि स्थल है, जहाँ बुद्ध से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। ये उनसे जुड़ी चीज़ों का, अब ये चार तरह से उनकी जुड़ी चीज़ें हो सकता है चार तरह का। एक शारीरिक स्तूप, जहाँ पर ये बुद्ध और उनके शिष्यों का है। आप देखेंगे बुद्ध और उनके शिष्यों की पूजा होती है, ठीक है। और एक होता है, आपने नाम सुना होगा, परिभौगिक, जहाँ बुद्ध ने जिन चीज़ों का उपभोग किया उनसे संबंधित स्तूप, जिन चीज़ों का बुद्ध ने उपभोग किया, ठीक है, उनसे संबंधित। और एक होता है उद्देशिक, ठीक है, उद्देशिक स्तूप, ठीक है। उद्देशिक स्तूप में क्या होता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनकी बुद्ध की घटनाओं से संबंधित बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, या फिर वो जो स्थल है, जो बौद्ध स्थल है, वहाँ पर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। बौद्ध स्थल, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं। और चार में आता है आपका
संकल्पित, जहाँ संकल्पित का मतलब होता है जो आपका बौद्ध जो ये आपका संत है, सॉरी, ये जो मतलब कि बौद्ध भिक्षु हैं, कह सकते हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी पूजा के लिए बनाया गया है संकल्पित, ठीक है, उनसे रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि ये स्तूप है, स्तूप में स्तूप की संरचना भी आप हम लोग देख सकते हैं। आप और दोस्तों ये स्तूप के बारे में देखिए कि स्तूप का ये इसका फिगर हम लोग बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है, इमेज के तौर पर हम लोग इसको देखेंगे कि क्या है, कैसे है। तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इससे कलात्मक सौंदर्य महत्व का पता इस तथ्य से ही पता चलता है कि यूनेस्को के सांची स्तूप को इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कलात्मकता के बारे में, इसके सौंदर्य के बारे में और हमारे बुद्ध के बारे में हमारी जो श्रद्धा है उसको कैसे हम लोगों ने कलात्मक रूप देने की कोशिश की है कि हम यूनेस्को ने सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया है। तो हमारे राजकीय उत्कर्ष कैसे प्राप्त करता है कला, इस मौर्य स्तंभ में आकर के, मौर्य काल में आकर के इसको हम देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और दोस्तों कहना चाहूँगा कि मेरा ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसका प्रीमियम कोर्स वहाँ से ही परचेज कर सकते हैं, जो जहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है। आपको सारा मतलब एक तो मतलब सब कुछ आपको प्रश्नोत्तर के साथ, फिगर के साथ वहाँ पर चीज़ें उपलब्ध है। तो वहाँ से भी डिटेल आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप नंबर ले सकते हैं। तो आप देखते हैं गुहा विहार, ठीक है, गुहा विहार ये भी बड़ा ही करिश्माई और एक मतलब ये कला का बड़ा अद्भुत रूप है। आप देखिए पत्थरों को पहाड़ों को काट करके बहुत भिक्षुओं को रहने के लिए चीज़ बनाया जाता है, ठीक है, पहाड़ों को काट करके। अशोक ने ऐसे ही बराबर की पहाड़ियों में ये सुदामा, कर्ण, चौपर जैसे गुहा विहारों का निर्माण किया था। और उसी का पौर जो राजा दशरथ था उसने लोमेश ऋषि का गुफा नागार्जुन की पहाड़ियों में बनवाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अपने आप में कितना अद्भुत है कि हम और आज भी इसकी प्राचीन हिमालय की कंदराओं में आप इसको देख सकते हैं। हिमालय की कंदराओं में आज भी ये जिंदा है। आज भी हमारे संत ऋषि महात्मा कुछ इसी तरह की गुफाओं में तो रहते हैं और अपनी अंतरात्मा को ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज भी इसकी प्रासंगिकता है, आप देख सकते हैं। आप देखना हो स्तूप की प्रासंगिकता आपको देखना हो तो यहीं आप बुद्ध स्मृति पार्क को देख सकते हैं, बुद्धा स्मृति पार्क। तो कह सकते हैं कि आज भी इनकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं जिंदा है। और जिंदा कैसे नहीं, ये तो हमारे राजकीय चिन्ह के रूप में हमने इसको जगह दी है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ हाँ, गुहा विहार, ठीक है। गुहा विहार, विहार का शाब्दिक अर्थ होता है, विहार का आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ होता है विहार, निवास स्थल, ठीक है, निवास स्थल। विहार का शाब्दिक अर्थ होता है निवास स्थल। गुहा मतलब गुफा, मतलब गुफाओं के अंदर बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो निवास स्थल बनाया जाता था उसी को हम बोलते हैं आप ये गुहा विहार, ठीक है। उसके बाद देखिए मूर्ति कला। तो मूर्ति कला के में भी दो तरह का, एक राजकीय कला के रूप में और लोक कला के रूप में, ठीक है। तो राजकीय कला के रूप में हम देखेंगे इस बहुत तरह की आकृतियाँ, जैसे सिंह, हाथी, बैल वगैरह की आकृतियाँ बनी हुई है। ये भी बहुत ही उत्कृष्ट है और गौरव का प्रमाण इस रूप में भी हमारे सामने उपस्थित है कि आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ, जिसको हम लोग ने राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार ने घोषित किया है, मान्यता प्रदान किया है। कितना इस आकृति को हम लोग देखेंगे बाद में, इमेज के तौर पर देख लेंगे हम लोग इसको। और लोक कला के रूप में भी देख सकते हैं मूर्ति को। तो ये इसमें सबसे प्रमुख है यक्षक्षिणी की मूर्ति, जो आपको पटना से ही प्राप्त हुआ है, यहीं आपका दीदारगंज से, बेस्ट नगर, आपको वाराणसी से, मरौली से भी इस तरह की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं हमारे सामने। और खूबी क्या है कि ये पॉलिश किया हुआ है, चमकदार है, ठीक है।
तो इसके अलावा आप सारनाथ, मथुरा, कुम्भरार जैसे स्थानों से भी इन ये हाथी, मोर, हिरन, तोता आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई है, बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। और इसमें सबसे खूबसूरत वही जो लोहानीपुर से यक्ष छीनी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये इसकी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करता है। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं दोस्तों, हाँ, मौर्य कला की प्रासंगिकता। मौर्य कला की प्रासंगिकता की आज ये कला आज कितना जिंदा है। ठीक है, तो इसको मैंने इसको करंट से जोड़ने की कोशिश की है। ये कैसे ये तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का हिस्सा बन चुका है, तो जाहिर है इसकी जीवंतता अब सार्वकालिक हो चुकी है। हिंदुस्तान की पहचान से इसको, हिंदुस्तान की पहचान से इस कला को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, पहले क्या था, इस प्रश्न इस संदर्भ में भी है कि इससे कला की निरंतरता प्राप्त होती है कि हमने पत्थरों पर अपने कलात्मक सौंदर्य को दिखाने की कोशिश की है, जिससे एक अस्थायित्व प्राप्त होता है, निरंतरता प्राप्त होती है। और आप इसी को आप आगे पाल कला में भी देख सकते हैं, इसके विस्तार को। ठीक है, तो ये पहाड़ों का बनाए गए गुहा विहारों जैसी अनेक गुफाएं हिमालय क्षेत्रों में भी आप देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आप इसकी प्रासंगिकता को भी देख सकते हैं कि मौर्यकालीन गुहा विहारों का अनुसरण करते हुए भी कालांतर में नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार और ओदंतपुरी महाविहार आदि का निर्माण हुआ, जो आज भी विद्यमान है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी प्रासंगिकता को जाहिर करता है, प्रकट करता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में न केवल कला का व्यवस्थित विकास हुआ, बल्कि इसमें ऐसे बारीक तत्वों का समावेश हुआ, सौंदर्य प्रदर्शन हुआ कि ये भारतीय कला एवं सांस्कृतिक परंपरा का एक उत्कृष्ट भाग बन गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा, आपने मौर्य कला को देखा, इसके बाद हम थोड़ा सा फिगर देख सकते हैं इसका। ठीक है, हाँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे एक उल्टा कमल की आकृति बनी हुई है। ये चौकी है, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जानवरों की आकृति। ठीक है, हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ऊपर से आप देख लीजिए यहाँ पे ये आप ऊपर से नीचे की ओर पतला होता चला गया है। ये आपका उल्टा कमल है। ठीक है, ये चौकी है जिस पर जानवरों की आकृति हुई है। मैंने कहा था कि इस स्तंभों के शीर्ष पर क्या है, ये जानवर है। आपको मैंने कहा था स्तंभों के शीर्ष पर जानवर है। और ये देखिए ऊपर से सॉरी ये नहीं एक मिनट, हाँ, ये देखिए कि नीचे से, मैंने आपको अभी बताया, नीचे से ऊपर की तरफ आप देखिए कैसे ये पतला होता चला गया है। ठीक है, और ये बिना आधार का निर्मित है। ठीक है, लेकिन वही ईरानी स्तंभ क्या है, चबूतरे पर निर्मित है। ठीक है, यहाँ उल्टा कमल भी आप देख सकते हैं, उल्टा कमल। ठीक है, और यहाँ जानवर देख सकते हैं। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो अशोक का स्तंभ है ये। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, ठीक है, ये सारनाथ का अशोक स्तंभ देख लीजिए, जहाँ 4 शेर, क्या कमाल का, भारत सरकार ने इसको, आप देखिए, भारत सरकार ने इसको हाँ, ये देखिए कि भारत सरकार ने इसको कैसे अपने, भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने देखिए कैसे इसको अपना राष्ट्रीय पहचान घोषित किया है। हाँ, अभी आप दहाड़ता हुआ शेर को देख सकते हैं, दहाड़ता हुआ शेर नरेंद्र मोदी का। ठीक है,
ये आप देखिए राष्ट्रीय पहचान जिसको भारत सरकार ने दिया है, और ये आप इसके जरिए ये आप देख सकते हैं कि ये कला ये हम इस एज इस युग में आकर के कला कैसे राजकीय उत्कर्ष को प्राप्त करता है, ठीक है, और कैसे हमारी गौरव गरिमा इस कला से जुड़ जाती है। आप देख सकते हैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। इस कला की अहमियत को आप देख सकते हैं कि आप, और इसके जरिए एक राजकीय वैभव को भी आप समझ सकते हैं, कलात्मक सौंदर्य को समझ सकते हैं उस तत्कालीन समय की अशोक का आप देख सकते हैं। तो ये कला बहुत अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एक ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे आप जाएं, इसको बहुत करीब से देखें, निहारें, देखें कि अपने आप में ये तस्वीर क्या कुछ बयां कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ये देखिए सांची का स्तूप देखिए दोस्तों, ठीक है, आप सांची का भी स्तूप देख सकते हैं। स्तूप में मैंने एक चीज़ आपको कहना भूल गया था, हाँ ये देखिए, आप देखिए स्तूप का मतलब शाब्दिक अर्थ मैंने आपको कहा था, यह स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, ठीक है, ढेर। और स्तूप का मैंने प्रकार ही बताया था। अब देखिए कैसे यहाँ पे आपको, ठीक है, ये आपका, ये देखिए आपका तोरण द्वार है, ठीक है, तोरण द्वार, ठीक है। और ये आपको चारों ओर घूमने के लिए कैसे बनाया गया है? परिक्रमा पथ, जिसको वेदिका कहते हैं, परिक्रमा पथ जिसको हम वेदिका कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए अर्ध गोलाकार गुंबद, ठीक है, ये देखिए आपका ये हो जाएगा हर्मिका, और ये आपका देख सकते हैं यष्टि, जो श्रद्धा और सम्मान को सूचित करता है, ठीक है। और ये आपका तोरण द्वार जिसको हम कहते हैं प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है आपका, ठीक है। तो आप ये आकृति देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा मौर्य कला को, ठीक है, जिसको हमने आपको प्रश्नोत्तर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की, एक इमेज के जरिए दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आप विजुअल ऑडियो दोनों स्तर पर चीज़ों को बखूबी आत्मसात किए होंगे, समझे होंगे, कला की विराटता को भी आपने देखा होगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों। आप इस चीज़ को हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ही परचेज कर सकते हैं, और बखूबी और भी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे लिंक में हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से परचेज करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।